टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर टॉपिक्स ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। अभी तक हमने देखा कि एक ट्रांसफॉर्मर रियल ट्रांसफॉर्मर किस तरह से बिहेव करता है और उसके बिहेवियर के बेसिस पर हमने देखा कि किस तरह से हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और उसके लिए फेजर डायग्राम बना सकते हैं। सो दैट वे वी हैड कंप्लीटेड द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हमने एक ट्रांसफॉर्मर को मॉडल किया था बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर। कुछ पार्ट मैंने उसमें छोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल विच इज इंपॉर्टेंट हियर, फॉर एग्जाम्पल द आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स लाइक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कम with that topic. So आज की क्लास में हम लोग पहले डिराइव करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन, एंड इट इज फेयरली इजी। लाइक जो म्यूचुअल फ्लक्स है which is in the core, we are calling it phi m. M subscript is for mutual. That was a function of time t. हमने अपना रेफरेंस माना था, यानी कि उसको हमने फेज एंगल उसका 0 एज्यूम करा था जब हम फेजर डायग्राम बना रहे थे। सो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पीक वैल्यू phi max sin of omega t। राइट, हमारा टारगेट है इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करना, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू द वाइंडिंग। राइट, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस एक्सप्रेशन। Now this is a mutual flux, और अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग को देखें उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं n1, राइट, और हर टर्न से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज phi m। सो टोटल फ्लक्स जो लिंक हो रहा है उससे दैट इज इक्वल टू n1 into phi। राइट, तो हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और हमें वो पता है कि दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द टोटल फ्लक्स, है ना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें ये पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द टोटल फ्लक्स। तो क्योंकि एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना प्लीज। यस, ठीक है। So for the primary side, the induced EMF, I'll call it small e1, that is a function of time t, and the magnitude is the first derivative of the total flux, and that total flux is n1 into phi m, जो mutual flux। So here n1 is a constant, so this is the first n1 into the first derivative of म्यूचुअल फ्लक्स, और म्यूचुअल फ्लक्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है एज इन साइनसॉइडल फॉर्म एज phi max sin of omega t। राइट, सो फ्रॉम हियर आई गेट E1 as n1, phi max again is a constant, peak value of the flux, sin of omega t का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो होगा cos of omega t, and omega t again is a function of time, so omega t का derivative that is omega। right, so this can be written as n1 omega phi max cos of omega t। cos of omega t को हम साइनसॉइडल फॉर्म में we can write it as sin of omega t minus 90 degrees। ठीक है,
इसको देखें, कंपेयर करें हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साइनसॉइडल फंक्शन का, दैट इज इक्वल टू एफ एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर ये जो फाइव है ये फेज एंगल, और ये जो एफ एम है दैट इज द पीक वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर साइन फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, दिस कोफिशिएंट इज द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमने ये फंक्शन लिखा था प्राइमरी साइड पर, राइट। सो लेट अस राइट दिस एज कैपिटल E1 मैक्स, यानी कि प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू N1 ओमेगा 5 max, right? So this peak value is N1 ओमेगा 5 max. हमारा इंटरेस्ट इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने में, सो आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इवन टी विल बी जो पीक वैल्यू, क्योंकि ये साइनसॉइडल फंक्शन था इवन टी, तो आरएमएस वैल्यू होगी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो इस आरएमएस वैल्यू को हम सिंपली कह रहे हैं E1, कैपिटल E1, and that is equal to 1 by √2 times N1 omega को I am writing as 2 pi f, where f is the frequency of the supply voltage into 5 max. So this will be 2 pi by √2 N1 f 5 max. This will be √2 times pi, और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4.44. So this is an important expression. The RMS value of the induced EMF depends on not only on the number of turns of that winding, but also on the frequency and naturally the flux. And flux maybe it will depend on the peak value of the flux. Similarly, we can calculate the RMS value of the induced EMF in the secondary side also. So we'll call it capital E2. That will come out to be equal to 4.44 N2. Number of turns में यहाँ पर N2 होंगे. All other things will remain same. Right. So E2 will be 4.44 times N2 into F into 5 max. So यहाँ से normally हम एक चीज define करते हैं जिसको हम कहते हैं RMS value of induced EMF per turn. अगर हर टर्न का induced EMF हम देखें तो हम देखेंगे कि E1 by N1 that will be equal to 4.44 F into 5 max. That will be same for the secondary side also. Induced EMF per turn will be same for both the primary and secondary sides. तो ये एक important expression है. एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आ सकता है कि इनमें से कोई यहाँ पर 4 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो कोई 3 पैरामीटर्स पता होंगे और एक 4th पैरामीटर की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, जिसको हमने V1 कहा था, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, ये कैपिटल V1 का मतलब क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ द सप्लाइड. सो वी आल्सो राइट V1 to be equal to 4.44 N1 F5. तो नॉर्मली आपको E1 नहीं बताया जाएगा, V1 बताया जाएगा, और आपको ये एज्यूम करना है कि V1 is almost equal to E1 or E1 is almost equal to V1, and you have to use that value as E1. Sir, V1 from the circuit ना? कैसे बोलो? जो अभी हम सर्किट बना रहे थे ट्रांसफॉर्मर का, उसके अंदर जो V1 था ये वही V1 है. हाँ, मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मर था, ये इसके लिए एक इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है.
इस साइड को हमने प्राइमरी कहा था, जो इनपुट से कनेक्टेड है, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी साइड। तो यहां पर हमने एक वोल्टेज दिया और यहां पर हमने लोड को कनेक्ट किया है। सो ये सप्लाई वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज V1, और यहां पर जो हमें वैल्यू मिल रही है आउटपुट में दैट इज V2। ठीक है, और इंड्यूस यहां पर हुआ था, उसकी आरएमएस वैल्यू थी कैपिटल E1। तो हमने कहा कि E1 इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V1। प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं अक्रॉस द रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग एंड लीकेज रिएक्टेंस वो बहुत नेग्लिजिबल है। So now this brings us to another important part. So ये वाला एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको डेरिवेशन आ सकता है इसका, या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। So इससे रिलेटेड फिर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रेटिंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। रेटिंग्स का मतलब होता है कि हमें स्पेसिफिकेशंस बतानी पड़ती है। उस ट्रांसफॉर्मर की स्पेसिफिकेशंस हमें बतानी होती है, उसको हम रेटिंग्स कहते हैं। अगर आपने एक ट्रांसफॉर्मर खरीदना है तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है उसको आपको कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे जिसके बेसिस पर वो उस ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन करेगा और मैन्युफैक्चर करेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल चीजों में भी अगर आपको एक शर्ट खरीदनी है तो आप किसी शॉप में जाके ये नहीं कहते हो कि मुझे एक शर्ट दे दो, आप उसको बहुत स्पेसिफाई करते हो कि वो एक हाफ शर्ट होनी चाहिए, वो व्हाइट कलर होना चाहिए, वो इस साइज की होनी चाहिए, इस तरह का क्लॉथ होना चाहिए और इतना बजट होना चाहिए, इस रेंज का होना चाहिए, राइट। सो उन चीजों को हम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मर के लिए भी कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें जो हमें बतानी पड़ती है, राइट। सो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि अगर आप एक ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो आपको किस तरह की स्पेसिफिकेशंस वहां पर दिखाई देगी। ओके, सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन दिखाई देगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस। उसमें इस तरह का कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जांपल, या मानव यू हैव अ डाउट? नो सर। ठीक है, सो उसमें इस तरह का स्पेसिफिकेशन होगा, फॉर एग्जांपल 230 बाय 400 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग्स है, ये हमें मालूम है, ठीक है। एक तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, लेट अस से दिस इज N1, दिस इज N2, तो यहां पर क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2। सो ये वाली जो रेटिंग लिखी गई है 230 बाय 400 वोल्ट्स, तो ज्यादा वोल्टेज 400 वोल्ट्स है इसमें, यानी कि ये 400 वोल्ट्स वाली साइड है और ये वाली साइड 230 वोल्ट वाली साइड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर 230 वोल्ट सप्लाई देंगे तो हमें इस तरफ 400 वोल्ट्स मिलेगा, या फिर अगर हम 400 वोल्ट्स वाली साइड अगर हम 400 वोल्ट्स देंगे सप्लाई तो दूसरे साइड हमें 230 वोल्ट्स मिलेगा लोड। ठीक है, तो जिस तरफ वोल्टेज ज्यादा है, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मर को यूज करना आपके हाथ में, आप उसको एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज कर सकते हो, आप उसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपने 400 वाली साइड में सप्लाई दी है तो आपको 230 वोल्ट्स मिलेगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्टेप डाउन कर रहे हो। अगर आप सप्लाई 230 वोल्ट साइड को दे रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 400 वोल्ट्स मिलेगा आउटपुट में, यानी कि आप उससे स्टेप अप का काम ले रहे हो। तो ये जो 400 वोल्ट वाली साइड है, ज्यादा वोल्टेज वाली साइड है, इसको हम कहते हैं HV साइड, और कम वोल्टेज वाली जो साइड है उसको हम कहते हैं LV साइड। रेदर देन उसको प्राइमरी सेकेंडरी बोले, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी तो कनेक्शंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ सोर्स लगाया, कहाँ लोड लगाया, तो हम उसको प्राइमरी सेकेंडरी ना बोल के HV साइड और LV साइड बोलते हैं टिल इट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट।
राइट। सो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आपको एलवी साइड और एचवी साइड की वोल्टेजेस बताई जाएंगी। सो दिस इज एलवी साइड एंड दिस इज द एचवी साइड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रेटेड वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू एचवी साइड में अगर आप 400 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, एचवी वाइंडिंग जो है, उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी आपको अवॉइड करना है 400 वोल्ट से ज्यादा इनपुट देना इन द एचवी साइड। सिमिलरली अगर आपने इनपुट एलवी साइड को दिया है तो यू हैव टू अवॉइड इंक्रीजिंग द वोल्टेज अबव 230 वोल्ट्स, उससे इंसुलेशन ब्रेक डाउन होगा। तो ये वाले जो वोल्टेजेस हैं इनको हम रेटेड वोल्टेजेस भी कहते हैं। इससे ज्यादा वोल्टेज हमें नहीं देना है, इससे कम आप दे सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज जो ट्रांसफार्मर में दिया जाएगा वो उसकी पावर रेटिंग दी जाएगी, कितने पावर को वो हैंडल करेगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो कनेक्टेड है वो एसी सर्किट में कहीं बीच में कनेक्टेड है, राइट। इट इज वर्किंग ऑन एसी। और हमने पावर के बारे में पढ़ा था, एसी पावर के बारे में हमने ये देखा था कि एक होता है एपरेंट पावर और उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव पावर जो यूजफुल वर्क कर रहा है और रिएक्टिव पावर जो पावर फ्लक्चुएट हो रही है बिटवीन द लोड एंड द सोर्स। तो नॉर्मली जब हम एसी मोटर्स वगैरह को रेटिंग्स जब हम बताते हैं, पावर रेटिंग्स, तो हम एक्टिव पावर के टर्म्स में हम बताते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर की जब हम रेटिंग बताते हैं तो हम वॉट्स में या वॉर्स में ना बताकर उसको हम वोल्ट एम्पियर्स में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस ट्रांसफार्मर इज ऑफ 2 kV, तो हम उसकी वोल्ट रेटिंग जो है वो वोल्ट एम्पियर्स में बता रहे हैं, पावर रेटिंग। उसको हम वॉट्स या फिर रिएक्टिव पावर के यूनिट वॉट्स में नहीं बता रहे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे वाइवास में एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाई डू वी रेट अ ट्रांसफार्मर in VA and not in watts? तो वो रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रांसफार्मर, ये एक इनपुट साइड है और एक ये आउटपुट साइड है। ओके। जो रेटेड वोल्टेज है जरूरी नहीं है कि आप वोल्टेज उतना ही दें, आप उससे कम भी दे सकते है ना। फॉर एग्जांपल ये 230/400 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर था, तो 230 वोल्ट्स दोगे तब आउटपुट में 400 वोल्ट मिलेगा। लेकिन आप जरूरी नहीं 230 दो, आप 115 भी दे सकते हो तो अब आउटपुट में 200 वोल्ट्स मिलेगा, राइट। सो जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज इन योर हैंड। इसी तरह से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द लोड, है ना। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो लोड पर डिपेंड कर रहा है और इसी करंट पे ये साइड वाला करंट भी डिपेंडेंट है। हमने मॉडलिंग में देखा कि अगर आप सेकेंडरी के करंट को बढ़ा दोगे तो प्राइमरी का करंट भी बढ़ जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इस ट्रांसफार्मर को कुछ पावर इनपुट दिया है और इस ट्रांसफार्मर से कुछ पावर आउटपुट हमें मिल रहा है। आइडियली तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होने थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ पावर है जो लूज हो जाता है ट्रांसफार्मर से, वो है पावर लॉसेस जिसको हम कह रहे हैं। यानी कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर माइनस जो पावर लॉसेस हो। तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बेसिकली तो यही है कि हम ट्रांसफार्मर से कितना पावर ड्रॉ कर रहे हैं इनपुट, सर्टेन इनपुट देकर। और पावर लॉसेस जो है वो कितने तरह के हैं? पावर लॉसेस दो तरह के हैं, एक जो ट्रांसफार्मर के कोर में हो रहे हैं
और एक जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स में हो, जिसको हम कह रहे हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस या फिर कॉपर लॉसेस। और कोर में जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं आयरन लॉसेस। ठीक है, तो कोर बाइंडिंग्स में आते हैं। पहले बाइंडिंग्स में जो आई स्क्वायर आर लॉसेस हो रहे हैं उसको हम कहें आई स्क्वायर आर लॉसेस रहे हैं, यानी कि वो किस पर डिपेंडेंट है? दीज लॉसेस आर डिपेंडेंट ऑन द करंट्स। कौन से करंट्स? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट्स फ्लो हो रहे हैं। और वो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? लोड पर। अगर आप लोड चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो लॉसेस चेंज हो जाएंगे, लॉसेस चेंज होंगे तो आउटपुट पावर भी बदल जाएगा। यानी आउटपुट पावर कांस्टेंट नहीं है ट्रांसफार्मर। अगर आप लोड को चेंज करोगे तो लोड करंट जब चेंज होगा तो लॉसेस चेंज हो रहे हैं वाइंडिंग्स में, राइट? एंड पावर लॉसेस जब चेंज हो रहे हैं तो आउटपुट पावर भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो कोर के अंदर लॉसेस हो रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि जो फ्लक्स बन रहा है वो वोल्टेज से बन रहा है। अगर आप वोल्टेज चेंज करेंगे तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो ट्रांसफार्मर था 230/400 वोल्ट्स, तो अगर लेट अस से इसका एक छोटा स्कीमेटिक बनाता हूँ। लेट अस से दिस इज अ 230/400 वोल्ट्स ट्रांसफार्मर। अगर आपने यहाँ 230 वोल्ट्स दिया तो यहाँ पर कुछ फ्लक्स बनेगा। लेट अस से दैट फ्लक्स इज 5 अगर आप 230 ना देकर इसको 115 वोल्ट्स दोगे तो यहाँ पर सेम फ्लक्स 5 नहीं बनेगा, कुछ और फ्लक्स बनेगा 5 which will be less than 5 और फ्लक्स अगर चेंज हो जाएगा तो कोर के लॉसेस भी चेंज हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि कोर के लॉसेस जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन द इनपुट वोल्टेज, बाइंडिंग के लॉसेस जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट करंट। और ये लॉसेस, पावर लॉसेस जो वोल्टेज और करंट पर डिपेंडेंट है, इनके कारण क्या होगा? आउटपुट पावर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने इनपुट पावर सेम रखा हुआ है और अगर ये चेंज हो रहे हैं तो आउटपुट पावर विल इज आल्सो नाउ डिपेंडेंट ऑन दीज लॉसेस, राइट? सो लॉस, ये देखो आउटपुट पावर इज डिपेंडेंट ऑन लॉसेस, है ना? आउटपुट पावर इज इनपुट माइनस लॉसेस। और ये जो लॉसेस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन इनपुट वोल्टेज यानी कि कोर लॉसेस एंड आउटपुट करंट यानी कि वाइंडिंग में जो लॉसेस हो। तो वोल्टेज एंड करंट इन पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसकी जो रेटिंग कर रहे हैं वो केवीए में कर रहे हैं। कितना पावर मैक्सिमम है जो ये ट्रांसफार्मर हैंडल कर पाएगा, इससे ज्यादा पावर ये हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको वॉट्स में ना लिखकर वोल्ट एम्पियर्स में लिख रहे हैं, बिकॉज द आउटपुट पावर इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, राइट? जो थर्ड चीज होगी रेटिंग में वो होगी ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर फॉर एग्जाम्पल, इसमें और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ कूलिंग। ट्रांसफार्मर को हम कई तरह से कूल करते हैं और ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जैसे नेचुरल एयर कूलिंग है या फोर्स्ड एयर कूलिंग है या ऑयल कूलिंग है या फोर्स्ड ऑयल कूलिंग है, कई तरह से हम कूलिंग करते हैं। इन सब से पहले लेकिन जो एक रेटिंग बताई जाएगी वो बताई जाएगी नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेज का ट्रांसफार्मर है। फॉर एग्जांपल एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो अब टिपिकल जो रेटिंग आपको दिखाई देगी वो इस तरह की दिखाई देगी। सिंगल फेज 200/600 वोल्ट्स 5 kVA 50 हर्ट्ज।
या फिर 3 फेज 11,000 by 400 1 MVA 50 हर्ट्ज। इस तरह की आपको रेटिंग्स दिखाई देंगी, राइट। इसमें कहीं भी आपको करंट रेटिंग नहीं बताई गई है। करंट रेटिंग इसलिए नहीं बताई गई है क्योंकि अगर आपको पावर मालूम है और वोल्टेज मालूम है तो यू कैन कैलकुलेट द करंट, मैक्सिमम करंट which can flow in the winding. For example, I have a transformer, single phase transformer. Simplicity के लिए हम वैल्यूज इस तरह से ले लेते हैं. For example, this is 200 by 400 volts, right? Let us say this is 1 kVA, 50 hertz. तो अब ये देखो, इसके पास दो वाइंडिंग्स हैं. एक ये LV साइड है और एक ये HV साइड है, राइट. LV साइड में आप जो मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हो वो कितना दे सकते हो? 200 वोल्ट RMS. इससे ज्यादा आपको नहीं देना है. HV साइड में जो मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है वो 400 वोल्ट RMS हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. अदरवाइज जो वाइंडिंग्स होगी उनका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा. ऐसे ही करंट रेटिंग भी होती है कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है और यहाँ पर भी मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है. उससे ज्यादा करंट अगर इन वाइंडिंग्स में फ्लो होगा तो ये वाइंडिंग्स जल जाएंगे. तो मैक्सिमम करंट अब हम कैसे निकालते हैं? वो होता है पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज. और क्योंकि दोनों तरफ का वोल्टेज अलग अलग है तो करंट्स भी अलग अलग आएंगे, राइट. फॉर एग्जांपल, पावर तो सेम है. दिस इज 1000 VA डिवाइडेड बाय द वोल्टेज ऑफ द LV साइड, यानी कि 200. So the maximum current that this side can take is 5 amperes. 5 amperes RMS से ज्यादा करंट अगर हम देंगे तो वाइंडिंग जो है जल जाएगी. Here this is 1000 VA divided by voltage which is 400 volts. So this is 2.5 amps. Naturally जिस तरफ का वोल्टेज ज्यादा होगा उस तरफ का करंट रेटिंग कम होगा. So current rating is normally not given because this can be calculated from the power rating and the voltage rating. Okay, so this is how transformers are rated. आप ट्यूटोरियल शीट में आपने देखा होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम सबसे पहले वो रेटिंग्स के बारे में बताएंगे और फिर कंडीशंस के बारे में बताएंगे. So this is about ratings of a transformer. फाइनली जो इसमें एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है जो हमने लैब में किया हुआ है. You must expect a numerical from this topic, that is on tests on a transformer. मेनली हम दो तरह के टेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट. ओपन सर्किट टेस्ट से हमें ट्रांसफॉर्मर के कोर लॉसेस के बारे में पता चलता है और इक्विवेलेंट सर्किट के जो शंट पैरामीटर्स हैं वो भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं. ये मैं जस्टिफाई करूंगा कि इससे कोर लॉसेस कैसे पता चलते हैं. शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें कॉपर लॉसेस पता चलते हैं एट रेटेड करंट. जैसे मैंने बताया, करंट चेंज होगा तो कॉपर लॉसेस भी चेंज होंगे. कॉपर लॉसेस पता चलते हैं और जो सीरीज पैरामीटर्स हैं इक्विवेलेंट सर्किट के वो पता चल जाते हैं, यानी रेजिस्टेंसेस, लीकेज, रिएक्टेंसेस एंड ऑल. तो लेट अस कम टू ओपन सर्किट टेस्ट फर्स्ट. देखो, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें दो साइड्स हैं, HV साइड और LV साइड.
जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और नेचुरली जो वोल्टेज ज्यादा होगी वो एलवी साइड है, सो दिस इज द एलवी साइड, सॉरी एचवी साइड होगी वो। और जहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है यानी कि जिसका रेटेड वोल्टेज कम है वो एलवी साइड। सो ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इट इज परफॉर्म्ड विथ एलवी साइड एज प्राइमरी। ऑल्दो ये जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या लैब्स के लिए अच्छा होता है कि आपने एलवी साइड को, लो वोल्टेज साइड को प्राइमरी की तरह ट्रीट किया है, क्योंकि आपने ये टेस्ट को परफॉर्म करना है रेटेड वोल्टेज पर, यानी जिस वोल्टेज के लिए इसको रेट किया गया उस पर करना है। तो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि एचवी साइड का वोल्टेज बहुत हाई हो और उतना वोल्टेज आपके पास लैब में अवेलेबल ना हो, इसलिए नॉर्मली हम उसको परफॉर्म करते हैं एलवी साइड को प्राइमरी लेकर। ठीक है, सो रेटेड वोल्टेज is supplied to the primary। प्राइमरी अभी हमारे लिए क्या है, एलवी साइड हमारे लिए प्राइमरी है, तो हम इसको एक रेटेड वोल्टेज पर सप्लाई दे देते हैं, जितने वोल्टेज के लिए ये वाइंडिंग डिजाइन। सेकेंडरी साइड जो है इज केप्ट ओपन, इसको हम ओपन छोड़ देते हैं, यहां पर हम कोई लोड नहीं लगाते। इन सब का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो पावर मेजरमेंट हम कर रहे हैं, पावर मेजर्ड बाय वॉट मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कोर लॉसेस। हमने क्या किया, यहां पर एक वॉट मीटर लगा दिया। ये वॉट मीटर क्या मेजर कर रहा है, इस ट्रांसफार्मर को जो पावर जा रही है उसको वो मेजर कर रहा है। अब देखो I2 कितना है, 0 है, यानी कि कॉपर लॉसेस इन सेकेंडरी कितने हो जाएंगे, 0 वॉट हो जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज I2 स्क्वायर इंटू R2। जब करंट 0 है तो लॉसेस भी 0 होंगे। अगर I2 0 है तो I1 डैश 0 था, और हमें मालूम है कि जो प्राइमरी करंट है I1 दैट इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश, ये वाला कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रहा है। दिस मैग्नेटाइजिंग करंट I0 is equal to 5 to 7% of the rated current। जो मैक्सिमम करंट है उस वाइंडिंग का I0 जो होता है वो बहुत कम होता है, 5 to 7% है। और लॉसेस जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, I स्क्वायर इंटू R, है ना, प्राइमरी साइड में यही करंट फ्लो हो रहा है, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1 है, तो कॉपर लॉसेस कितने होंगे, I स्क्वायर इंटू R। अब ये अगर I ऑलरेडी 7% भी था फुल करंट का, तो उसका स्क्वायर हमने निकाल दिया, तब वो और कम हो गया एक्चुअली। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर लॉसेस आर नेग्लिजिबल हियर। ठीक है, तो आप जब ओपन सर्किट कंडीशन पर ऑपरेट कर रहे हो ट्रांसफार्मर को, तो सेकेंडरी साइड में तो कोई कॉपर लॉस है ही नहीं, प्राइमरी साइड में भी जो कॉपर लॉस है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो नो लोड करंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी अब पावर लॉसेस हो रहे हैं, ये मीटर क्या मेजर कर रहा है, पावर को मेजर कर रहा है। पावर जब कहीं यूज हो ही नहीं रही है, तो जो भी थोड़ी बहुत पावर ये मीटर मेजर कर रहा है वो कौन सी पावर है, लॉसेस है वो। और लॉसेस में भी कॉपर लॉसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं, तो बचे कौन से, आयरन लॉसेस। तो हम कहते हैं कि ये जो वॉट मीटर जो पावर मेजर कर रहा है वो कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस को मेजर कर रहा है। ठीक है, सो ओपन सर्किट टेस्ट हमारी क्या हेल्प कर रहा है, जो आयरन लॉसेस है उसको मेजर करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, आपने ट्रांसफार्मर लिया, उसकी एलवी साइड ली, उसको आप एज अ प्राइमरी यूज कर रहे हो, एचवी साइड को आपने खुला छोड़ दिया है, दिस इज द एचवी साइड एंड दिस इज द एलवी साइड। आपने इसकी रेटिंग्स पढ़ ली, मान लो 230 वोल्ट है एलवी साइड की रेटिंग,
आपके पास लैब में जो भी वोल्टेज है आप उसको एक ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से इस ट्रांसफार्मर को दे रहे हो, यानी आपने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया और यू आर फोकसिंग हियर। आप जैसे जैसे इस ऑटो ट्रांसफार्मर को चेंज कर रहे हो ये वाली वोल्टेज बढ़ रही है, बढ़ाते बढ़ाते आप कहां तक ले गए उसको, 230 वोल्ट तक ले गए। ओके, वहां पर उसने छोड़ दिया आपने उस रेटिंग पर, उस वैल्यू पर, और एक वॉट मीटर भी आपने लगाया हुआ था और आपने क्या किया, ये वाली रीडिंग ले ली W0। दिस गिव्स यू द आयरन लॉसेस एट द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज पर जब ऑपरेट करोगे तो आयरन लॉसेस कितने होंगे वो आप इससे मेजर कर सकते हैं। दिस इज ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट, नेचुरली जब आपको दोनों लॉसेस पता लग जाएंगे तो आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, राइट। सो इनका यूज करके आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो सेकंड इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने एक वाइंडिंग ली, अब कौन सी HV LV है वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। आप एक तरफ से सप्लाई दोगे, दूसरे तरफ को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि जो टर्मिनल्स थे उनको आपस में डायरेक्टली जोड़ दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोनों वाइंडिंग्स में रेटेड करंट से ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता, उसके बाद ये वाइंडिंग्स तो जल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग में आपको उतना ही वोल्टेज देना है जितना कि रेटेड करंट को फ्लो कराने के लिए सफिशिएंट। यानी देखो यहां पर भी हमने क्या अरेंजमेंट किया, यहां पर हमने वेरिएबल AC सप्लाई के लिए अरेंजमेंट किया। ये फिक्स वोल्टेज था जो भी था, लेट अस से 230 वोल्ट्स, और यहां लगा दिया हमने एक एमीटर, पावर को मेजर करने के लिए लगा दिया एक वॉट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए लगा दिया एक वोल्ट मीटर, और अब हम यहां पर फोकस कर रहे हैं करंट। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे थे यहां भी हमने एमीटर लगाया था ताकि नो लोड करंट को मेजर कर सके, लेकिन उस टाइम हम मेजर कर रहे थे, फोकस कर रहे थे वोल्टेज पर। इस बार हम फोकस कर रहे हैं करंट पर क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो आपने जब ये वोल्टेज दिया ट्रांसफार्मर को तो आपको रेटेड वोल्टेज तक जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ देख ही नहीं रहे हो। आप तो यहाँ देख रहे हो कि अगर रेटेड करंट 5 एम्पियर है तो वोल्टेज उतना ही दोगे जब ये एमीटर 5 एम्पियर दिखाने लग जाएगा, बस उसके ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ोगे। इस कंडीशन में ये जो पावर मेजर हो रही है शॉर्ट सर्किट पावर, उसको हम कह रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट approximately equal to the copper losses in the transformer, which means that we are neglecting the iron losses. Copper losses देखो, अब रेटेड करंट 5 एम्पियर प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उसका रेटेड करंट फ्लो हो रहा है जो भी था, लेट अस से 2.5 एम्पियर है अगर वो यहाँ पर, या 10 एम्पियर से लेट अस से, तो यहाँ पर लॉसेस फुल लॉसेस हो रहे हैं I2R, और यहाँ पर भी I2R फुल हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। यानी कॉपर लॉसेस तो पूरे हो रहे हैं इसमें जो रेटेड वैल्यू पर होने चाहिए, लेकिन अब जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ये बहुत लेस है। This voltage is very less as compared to the rated voltage. Rated voltage के कंपैरिजन में ये काफी कम है। जब ये वाला वोल्टेज कम है तो जो फ्लक्स होगा कोर में वो भी काफी कम होगा, फ्लक्स कम है तो कोर लॉसेस भी काफी कम है। तो इसलिए हम कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। करंट लेकिन फुल फ्लो हो रहा है दोनों वाइंडिंग्स में, इसलिए हम कॉपर लॉसेस जो है वो फुल कॉपर लॉसेस हो रहे हैं, रेटेड कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। आयरन लॉसेस नेग्लिजिबल है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो वॉट मीटर जो हमें रीडिंग दे रहा है वो कॉपर लॉसेस की रीडिंग दे रहा है।
अब क्योंकि ये वाला वोल्टेज काफी कम है रेटेड वोल्टेज से, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर एचवी साइड को प्राइमरी की तरह यूज करें और एलवी साइड को सेकेंडरी की तरह यूज करें। क्योंकि मान लो हमें 3% ऑफ रेटेड पर इतना ही वोल्टेज चाहिए, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है 1000 वोल्ट, लेट अस से 1000 वोल्ट बाय 200 वोल्ट। अब 3% ऑफ 200 इज वेरी लेस, उतनी एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज देना इज डिफिकल्ट, लेकिन 3% ऑफ 1000 इज ओके, मतलब उतना हम मैनेज कर सकते हैं 30 वोल्ट्स, राइट। सो हम प्रेफर करते हैं कि जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें तो वहां पर एचवी को एज अ प्राइमरी ट्रीट करें, एलवी को हम एज अ सेकेंडरी ट्रीट करें। ओके, सो इसको आप कंपेयर करो ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद द एचवी साइड एज प्राइमरी, rated current is supplied to the primary, secondary side is kept shorted, power measured by the wattmeter is equal to the iron losses, the copper losses in short circuit test. Okay, so this is an important part of the syllabus, open circuit test and short circuit test. इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क।